विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की मुहिम आगे बढ़ती नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार विपक्षी दलों के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इस बार की मुलाकात से कुछ अलग संकेत मिल रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। नीतीश कुमार ने ममता के साथ अपनी मुलाकात को सार्थक बताया है। आने वाले दिनों में दूसरे विपक्षी दलों के साथ भी ऐसी मुलाकातें देखने को मिल सकती हैं। जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। ममता बनर्जी 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वो विपक्षी एकता की ऐसी किसी भी कवायद से परहेज करती आई हैं जिसमें कांग्रेस शामिल हो। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद ममता से मुलाकात की है। दीदी ने भी कह दिया है कि वो 2024 से पहले एकजुट विपक्ष चाहती हैं और इसमें उनका ईगो आड़े नहीं आएगा। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घड़वा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी 0 बन जाए। 2024 की जंग जीतनी है तो यूपी की 80 सीटों पर फोकस करना जरूरी है। ऐसे में विपक्षी एकता की कवायद में सपा के मुखिया अखिलेश यादव की भूमिका अहम हो जाती है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस को विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि नीतीश कुमार की मुहिम रंग लाएगी और 2024 में विपक्षी दल एक होकर बीजेपी को हराएंगे। भाजपा के पास तो कुल मिला के 36-37% वोट है, 63%, 64% वोट उनके खिलाफ है। तो ये 63-64 में अगर 50% भी एक साथ मिलकर लड़ लेंगे तो आप देखिएगा इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 सीटों से कम पर आ जाएगी अगले 2024 में। विपक्षी एकता अगर थोड़ा सिरे चढ़ती नजर आ रही है तो इसमें नया ट्विस्ट एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दे दिया है। एक समय विपक्षी एकता के प्रमुख पैरोकार शरद पवार अब महाराष्ट्र में भी तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर संदेह जता रहे हैं। उनका ये रुख नीतीश की पहल पर पानी फेर सकता है। नाही बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही, पुरेशी नसते, जागाचं वाटतं, त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल। ऐसे में सवाल यह है कि पवार का पूरा गेम प्लान आखिर है क्या। ऐसे वक्त में जब विपक्षी एकता की थोड़ी गंभीर कोशिश दिख रही है तो क्या पवार उसकी हवा निकाल देंगे? नीतीश कुमार क्या धुर विरोधियों को साथ लाने में कामयाब हो पाएंगे? कांग्रेस और खासकर राहुल का इस पूरे खेल में क्या रोल होगा? और ऐसा हो पाया तो क्या 2024 में हमें दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा? तो ये है कुल जमा कहानी कि नीतीश कराए मेल, पवार कराए खेल। इस खेल को समझना है। ये हमने शो का नाम भी यही रखा है क्योंकि कई बार प्रयास हुए हैं और एक बार फिर से ये प्रयास हुआ और इस बार गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है। मुलाकातों का दौर चल रहा है। ममता जी से बात हुई है, केजरीवाल जी से हुई है, अखिलेश जी से हुई है, लेकिन शरद पवार जी की अपनी अलग एक राय है और वो ये कह रहे हैं कि केवल इच्छा से थोड़ी काम होता है, सीटें होती हैं। खैर, दरअसल ये जो विपक्षी एकता है इसमें 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका
जिसको समझने के लिए हमने सोचा इस पर चर्चा की जाए। एक तो ये है कि जब समूचा विपक्ष एकजुट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी पहल लेके, तो ये क्या 1-on-1 है क्या? मतलब कि एक तरफ मोदी जी का चेहरा या बीजेपी का कैंडिडेट होगा और दूसरी तरफ सिर्फ एक होगा, वो कोई भी दल हो सकता है, उसका एक प्रत्याशी लड़ेगा। एक तो 1-on-1 ये हो गया। एक दूसरा 1-on-1 और हो सकता है, दूसरा विकल्प कि जेवी कैंडिडेट हो, यानी संयुक्त प्रत्याशी बोर्ड पर लिखा रहेगा जब आप सड़कों से गुजरेंगे तो फलाने फलाने ढमकाने पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी, ये भी 1-on-1 हो गया। एक तीसरा, ये सब भैया अपने अपने लड़ेंगे, ये सब कुछ नहीं चलेगा जैसा बार बार हुआ है। इनमें से क्या हो सकता है और क्या सबके मिल जाने से, जैसे अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि 37-38% ही तो वोट है, समेट के धर देंगे 100 के नीचे बीजेपी को, क्या ये होगा? इन्हीं सारे फलित को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो विद्वान पैनल है उनसे परिचय करा दें आपका। आज हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया है, नहीं तो फिर एक सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लंबा करियर और तजुर्बे के लिहाज से रामकृपाल जी से मैं सोच रहा हूँ शुरुआत कर दूँ। रामकृपाल जी, ये जो नई पहल नीतीश बाबू कर रहे हैं, इसमें पवार जी खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, क्या चल क्या रहा है ये? देखिए, तो आपने हेडिंग दी है, आप ही अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे मुस्कुराहट हुई। तब तक मुझे मालूम नहीं था शरद पवार जी का क्या बयान है। लेकिन देखिए, मेरा कहना यह है कि ये इच्छा विपक्ष की कोई नई नहीं है। ये तो 2013 को आप याद कीजिए कि 2013 में जब मोदी का नाम करीब करीब अनाउंस भी नहीं हुआ था, तभी सबसे पहले नीतीश और मायावती जी ने इसका विरोध किया था। तो मेरा ये कहना है कि और 2014 में भी बहुत सारी पार्टियां, अभी तो बात चल रही है, उस समय तो एक मंच पर भी आकर के हाथ भी उठाया गया था, शायद 14-15 पार्टियां रही हैं। सवाल इस बात का है कि इस इच्छा के फलीभूत होने की ऐसे कौन से परिवर्तन इस बार आ गए? मेरा ऐसा मानना। शरद पवार जी ने जो एक बात प्रैक्टिकल कही है कि देखिए, खुशफहमी पालना अच्छी बात है, इच्छा रखना अच्छी बात है। सब लोग जैसा कहा कि ममता जी चाह रही हैं बीजेपी 0 हो जाए, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं 100 के करीब रह जाएगी। अच्छा है, ये बात भी सही है, थ्योरेटिकली तो शुरू से रहा है। मैं जैसा कि आपके चैनल पर कई बार कह चुका हूँ, राइट वर्सेस लेफ्ट, अगर लेफ्ट यूनाइटेड है तो राइट के लिए निश्चित तौर पर चांसेस बहुत कम है। सवाल इस बात का है कि क्या ये एकता परवान चढ़ेगी? मैं एक सिंपल सी सवाल आज पूछ रहा हूं, कहना बड़ा अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जमीनी सच्चाई क्या है? 2019 में ये उत्तर प्रदेश ने बताया कि नेताओं के मिलने से वोटर नहीं बदला करते हैं, यानी एसपी और बीएसपी से ज्यादा अच्छा समीकरण और तो उत्तर प्रदेश के लिए कोई हो नहीं सकता। नीतीश कुमार वहां वोट दिला नहीं सकते। तो सवाल है कि अगर एकता हो भी जाती है, मान लीजिए, मुझे डाउट है कि ममता बनर्जी मायावती इस एकता को कहीं वो करेंगी, लेकिन मैक्सिमम अगर होगा तो एसपी बीएसपी मिल जाती है। वो तो 2019 में भी मिली हुई थी। कांग्रेस को कितनी सीटें कौन देने वाला है? कांग्रेस को ममता बनर्जी कितनी सीटें दे देंगी बंगाल में? बिहार में नीतीश और वो तेजस्वी कितनी सीटें दे देंगे कांग्रेस को? अगर कांग्रेस भी उस एकता में शामिल होती है तो सवाल इस बात का है कि पूरे देश में कांग्रेस कितनी सीटों पर उसको मिलेंगी जहां वो लड़ेगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मान लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को चाहे वो जीते या हारे, लेकिन वो एक विकल्प देने के मूड में है या ये संदेश में सब कि हम विकल्प हैं, उसके लिए कम से कम आपको 400 सीटों पर, 450 सीटों पर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर विनेबिलिटी फैक्टर 50% भी आप 60% मान लें तो भी 300 सीट पाने के लिए या 250 बहुमत पाने के लिए आपको 400-500 सीटें देनी पड़ेंगी।
तो क्या कांग्रेस जो स्थिति अब है किसी भी राज्य में आप देख लें, कौन कांग्रेस को सीट देने वाला है? तो कांग्रेस को अगर कांग्रेस को 300-400 सीटों पर लड़ना है तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एकता होगी जिसमें विपक्ष कांग्रेस को 400 सीटें या 300 सीटें देने को तैयार हो जाए। तो शरद पवार जी का जो कहना यह है कि बहुत प्रैक्टिकल बात यह है, अच्छी बात है। और जैसा मैंने कहा कि 2019 को भी याद कीजिए, चंद्रबाबू नायडू इस एकता अभियान पर निकले थे और चंद्रबाबू नायडू किसी जमाने में एनडीए के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, आप भी जानते हैं। नीतीश जी हैं, बहुत अच्छा है अगर ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसी कोशिश में कई सवाल उठते हैं। क्या नई पार्टी बनेगी, सिंबल एक होगा या सिंबल अलग अलग रहेगा, कितने लोग लड़ेंगे? तो जो अतीत का जो मुझे आंकड़ा मिला हुआ है उसके हिसाब से मुझे अभी बहुत कठिन दौर है, मैं संभव नहीं कहता। और मैं मानता हूं कि अगर ये प्रयोग जैसा आज कह रहे थे, एक कैंडिडेट के खिलाफ त्यागी जी ने जो जेडीयू के रामगोपाल सर, इसमें जो है, जैसे मैंने कहा ना कि ये विकल्प है कि 1-on-1 हो जाए। दो तरह के 1-on-1 है जिसपे अखिलेश जी अड़े हुए हैं कि जो जहां मजबूत वहां लड़ेगा, दूसरा न लड़े। अब ये आपस में बैठ के तय करेंगे ड्राइंग रूम में कि कौन कहाँ मजबूत है। तो मान लीजिए एक विकल्प ये हो सकता है कि यूपी से केवल सपा लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ, बाकी सब कुछ लड़ेंगे ही नहीं चुनाव। मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस लड़ेगी, बाकी कोई नहीं लड़ेगा। बंगाल में सिर्फ टीएमसी लड़ेगी। एक 1-on-1 ये हो सकता है। दूसरा 1-on-1 ये भी हो सकता है कि रायबरेली में सोनिया जी लड़ेंगी, मुरादाबाद में प्रतापगढ़ी जी लड़ेंगे, अमेठी में कोई स्मृति जी लड़ेंगी, उनके खिलाफ एक जेवी प्रत्याशी उतर सकता है। एक 1-on-1 ये भी है। अब इसमें क्या होगा पता नहीं हमें। तो ये सारे विकल्प तलाशने की कोशिश करें, लेकिन पवार साहब के मन में क्या है इसको भी थोड़ा और ओपन करेंगे, बाकी और लोगों को शामिल करते हैं। अमिताभ तिवारी जी, ये क्या जो गणित बन रही है सिरे चढ़ेगी? ये गणित की कोशिश तो कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, अपने लास्ट लेग में है पॉलिटिकल करियर के, और उनको ऐसा लगता है कि ये एक ऑपोजिशन यूनिटी करने से कहीं उनका देवेगौड़ा मोमेंट ना अराइव हो जाए 2024 में। क्योंकि सारे जो विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो लोग देवेगौड़ा जी से बहुत प्रेरणा लेते हैं कि कैसे कोई 40-45 सीटों पे जीत कर भी प्राइम मिनिस्टर देश का बन सकता है। खैर, अब अगर 1977 यानी जो आप एक 1 सीट 1 कैंडिडेट की बात अगर कर रहे हैं, तो उस समय अगर आप ध्यान दें तो 1977 में जो अलायंस पार्टनर्स थे वो लोग एंटी कांग्रेसिज्म, उनका प्लैंक था, वो पैदा ही हुए थे एंटी कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हुए, इसलिए भी वो अलायंस बनाना काफी इजी था। आज की डेट में इसमें से इन क्षेत्रीय दलों में से कई पार्टीज ऐसी हैं जो एंटी कांग्रेसिज्म के प्लैंक पे बनी हैं, तो वो आज कांग्रेस के साथ अलायंस कैसे करें, ये एक दुविधा उनके मन में है। दूसरी बात, इनमें से कई सारी पार्टीज जो आज कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, मतलब बहुत सारी पार्टीज इसमें से एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं 1999 से 2004 के बीच में। अब सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन यूनिटीज अगर पार्टीज एक साथ आ जाती हैं बिना किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के और सिर्फ मोदी हटाओ के एजेंडा पे, जैसा बीजेपी से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको जो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि सारे करप्ट लीडर्स ऑपोजिशन पार्टीज उनको हटाने के लिए इकट्ठा हो रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बैकफायर हो सकता है। जैसा अभी सर ने एग्जांपल दिया, महागठबंधन से बड़ा और मजबूत अलायंस तो 2019 का हमने पिछले 8 सालों में देखा नहीं है और वो भी चला नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक साथ आ जाने से ही काम नहीं बनता। जो पार्टीज इतने सालों से एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, उनके कैडर एक साथ नहीं मिलते, और जब दो पार्टीज एक साथ अलायंस करती हैं और बहुत सारी पार्टीज जैसे यहां पे अलायंस करेंगी, तो क्या होता है कि कई सारे वोट ब्लॉक्स जो हैं वो जुड़ने की बजाय छिटक भी जाते हैं। एक बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने एक इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी कैलकुलेट करी थी इंडिया के लिए। उनके हिसाब से इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी
यानी जो ऑपोजिशन यूनिटी, यानी कितना ऑपोजिशन यूनाइटेड था, वो 64% था 2014 में और वो 85% हो गया 2019 में। और इसका नतीजा क्या हुआ? बीजेपी की सीटें जो है वो 282 से 303 हो गई। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ऑपोजिशन यूनिटी भी, कहीं वोटर उसको ऐसा भी देख सकता है कि ये आइडियोलॉजिकली नॉन अलाइंड पार्टीज एक साथ इकट्ठा हो रही हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पावर, और बीजेपी को या मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। और वोटर इसके विपरीत भी जा सकता है, और कहीं ना कहीं सिर्फ इकट्ठा होने से कुछ खास होने वाला नहीं है। ये जो क्षेत्रीय दल है उनका जो वोट है, जैसे ममता बनर्जी, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का अलायंस हो जाता है तो उससे क्या होगा? समाजवादी पार्टी का एक वोट नहीं है बंगाल में, और ममता बनर्जी का एक वोट नहीं है यूपी में। तो ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स का अलायंस है, ऑप्टिक्स का अलायंस है। इसमें से जो एक पार्टी है जो सबसे, आप कह सकते हैं, मजबूत पार्टी आज भी है डिस्पाइट वीकनेस, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी इस अलायंस को लीड करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर सारा दारोमदार है। मैं नीतीश कुमार जी को एक तरह से काफी श्रूड और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन मानता हूं कि वो ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि हमें एक नॉन कांग्रेस अलायंस चाहिए। वो समझते हैं कि आज भी कांग्रेस ही एक पार्टी है जिसकी हर राज्य में वोट है, भले ही वो 1%, 2%, 5% हो, और कांग्रेस ही इस अलायंस का फलक्रम हो सकती है। क्योंकि कोई भी, और आप ये भी देखेंगे कि जो वोटर है वो इस अलायंस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखता है। ठीक है, अलायंस बन जाता है तो क्या होगा? सरकार बन जाती है, मान लीजिए 6 नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनमें से 5 जो हैं वो 1 साल भी टिके नहीं है गवर्नमेंट में। तो क्या भारत आज एक ऐसे अलायंस को, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक है, जो कि फॉर द सेक ऑफ पावर दिख रहा है, वोट करेगा? और एक इंस्टेबिलिटी के वैचारिक कमी भी है सर, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है वहाँ पे। दोबारा आता हूँ सर आपके पास। आशुतोष जी, एक बार ये कहा गया था कि खबर हर कीमत पर, एक नारा था, वैसे ही क्या मोदी को हटाना है हर कीमत पर, इस नारे के तहत सारे अपने लोग विचार मतभेद सब भूल भाल के एक हो जाएंगे, जिसका प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं। जैसे अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि 1971 वाला उदाहरण दे रहे थे कि वहाँ सब लोग चूँकि कांग्रेस के अपोजिशन में थे इसलिए, पर यहाँ तो बहुत सारे लोग उनके साथ काम कर चुके हैं करंट गवर्नमेंट के साथ। लेकिन चूँकि इस समय सबका जो कॉमन प्रॉब्लम है वो बीजेपी सरकार है, तो उसको हटाने के लिए हर कीमत पर कुछ भी त्याग करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम मोदी को हटाएंगे। ऐसा संभव है क्या? सर अनम्यूट करिए, आशुतोष जी अनम्यूट करिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से अवसरवादी गठबंधन है जैसे 1967 में, जैसे 1977 में, जैसे 1989 में जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टियां और कम्युनिस्टों ने अवसरवादिता की थी। तब उनका एकमात्र ध्येय था इंदिरा गांधी को हटाना और राजीव गांधी को हटाना। उस वक्त उनकी विचारधारा कहां थी? किस विचारधारा की बात कर रहे थे? और क्या उससे बड़ी अवसरवादिता हो सकती है कि जो समाजवादी पार्टी और जो कम्युनिस्ट पार्टियां जनसंघ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को सुबह से शाम तक दंगाई पार्टी कहते थे, सांप्रदायिक पार्टियां कहते थे, वो एक आ गए थे? तब क्या बीजेपी की विचारधारा और कम्युनिस्ट की विचारधारा एक हो गई थी? तो राजनीति में हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत पावरफुल हो जाती है अखिल भारतीय स्तर पर और वो दूसरी पार्टियों के लिए खतरा बन जाती है, तब बाकी की छोटी पार्टियां एकजुट होती हैं। और जब जब छोटी पार्टियां एकजुट होती हैं, तब तब जो प्रमुख पार्टी है उसको नुकसान होता है। यह इतिहास कहता है। 1967 में जब कांग्रेस के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, तब 9 राज्यों के अंदर विधानसभाओं में उनकी सरकारें बनी थी संयुक्त विपक्ष की। 77 में तो पार्टी ही हार गई और 89 में भी एग्जैक्टली वही चीजें हुई। तो जो लोग ये थियरी देते हैं कि जब विपक्ष एकजुट होता है तो वोटों का ट्रांसफर नहीं होता है, वो अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव भी बढ़ता है आगे। अब लेकिन इतिहास से सबक लेने के अलावा एक दूसरी चीज है कि आज की तारीख में 89, 77 और 67 का विपक्षी एकता नहीं है, क्योंकि उन दिनों समाजवादी पार्टी और जनसंघ ये लगभग 1 दर्जन राज्यों के अंदर वो उनका वोट शेयर था। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, आप गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, जहां समाजवादी पार्टी और जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था। अब वो जमाना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बहुत पावरफुल है, बीजेपी के मुकाबले पावरफुल इन द सेंस कि बहुत प्रमुख पार्टी है, 35% वोट उसके पास है। आप बंगाल जाएंगे तो वहां पे ममता बनर्जी है, आप तेलंगाना जाएंगे तो टीआरएस है वहां पे। इसी तरीके से आप जब वहां जाते हैं तमिलनाडु के अंदर तो डीएमके बहुत पावरफुल, केरला में जाते हो समाजवाद, तो वो वहां दोनों पार्टियां लगभग बराबर की स्थिति में हैं। तो आज की तारीख में गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको क्यों ये बात क्या, और जब पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स होती है तब तक जो सत्ता में बैठी हुई पावरफुल पार्टी होती है उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स परसेप्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, सच्चाई पीछे हो जाती है। तो आज की तारीख में अगर ये सहमति बन जाए कि सारे विपक्षी दल एक हैं, वो एकजुटता के साथ जो है वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि 10% और इधर से उधर स्विंग हो जाता है। वो जो 3-4% जो वोटर होता है, जो फ्रिंज पर बैठा होता है, उसके मन में अगर ये आ जाए कि मैं बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन क्या करूं, ये तो इकट्ठे है नहीं, तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई कुछ गठबंधन हो नहीं सकता है, तो लिहाजा मन मार के या तो घर बैठ जाता है या फिर बीजेपी को वोट देता है। वो स्विंग वोटर चाहिए। आप कर्नाटक का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। कर्नाटक के अंदर विधानसभा के चुनाव में जनता दल सेकुलर कंसिस्टेंटली 20% वोट लेकर आता है, लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उसका वोट शेयर 7 से 10% घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनता दल सेकुलर के बारे में पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों की राय है कि यार ये तो कभी भी इनका ये तो राष्ट्रीय इनकी कोई भूमिका हो नहीं सकती। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जहां आम आदमी पार्टी को 55%, 56% वोट मिलता है, 70 में से 67 और 62 सीटें मिलती हैं, वहां पार्लियामेंट के चुनाव में 2019 में आम आदमी पार्टी 18% वोट लेके तीसरे नंबर की पार्टी होती है और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी होती। यह फर्क हमें समझना पड़ेगा। अगर यह एहसास हो जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन के हिस्से हैं और इनका आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तब ये प्रॉब्लम जनता दल सेकुलर के पास भी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स तो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर यहाँ पे फिर उनको एक चेहरे की जरूरत पड़ेगी। यहां तक तो गाड़ी आप ठीक नहीं, सुनिए 2004 का उदाहरण देंगे मुझे पता है, लेकिन यहां तक तो आप ठीक ले आए गाड़ी कि जब उनको ये भरोसा हो जाए कि इस क्लब से कोई आदमी जा सकता है वहां, तो वो जिता देंगे उसको। लेकिन उनके मन में ये भी तो आएगा ना कि जनता दल सेकुलर वाला बनेगा पीएम या कांग्रेस वाला बनेगा, चेहरा भी तो चाहिए फिर। हाँ, तो कर्नाटक के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछना चाहिए कि आपको आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। नहीं, यहाँ पीएम की बात हो रही सर, आप राजवाला नहीं कर रहे हैं। ना, ये भाई चुनाव ही तो हो रहा है ना, आपको चुनाव करना है कि ये नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किया था सपा बसपा ने, उससे बड़ा कोई होगा क्या? यहाँ पे 60% वोट का एकजुट हो गए तो क्या ध्वस्त हो गए वो? तो वहां तो दिमाग में रहा होगा ना कि अगर 75 सीटें मिलकर सपा बसपा जीत लें तो मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। क्यों नहीं सोचा लोगों ने? हम ये भूल जाते हैं कि 10 सीटों का नुकसान हुआ था 2019 उत्तर प्रदेश के अंदर, और 10 नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भयंकर तरीके से जीते, 60 सीट लेकर आए, 62 सिर्फ 20 सीटें मैं कह रहा हूं 60 सीटें बीजेपी लेकर आए, और विपक्षी दल के पास 20 सीटें खाली मिल जाए, बस सिर्फ 20 सीटें। तो और इसी तरीके से हर राज्य के अंदर 2-3 सीटों का नुकसान होने लगे। अभी ऑटोमेटिकली देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की को बहुमत का आंकड़ा पाने में दिक्कत पैदा नहीं। तो जो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि 100 नहीं पार पाए, तो मैं तो ये जानना चाहता कि वो 100 भी कहां मिलेंगी? अगर ये फार्मूला फिट हो गया तो 100 भी नहीं मिलेंगे ना फिर तो। अब ये तो नीतीश कुमार है और तिवारी जी हैं, इनको तो पॉलिटिक्स करनी, जाहिर सी बात है वैसी बात है कि हम थोड़ी यहां बैठ के कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को 100 से कम सीटें मिलेंगी। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत सकती है। लेकिन अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आए और आपस में एका कर ले और बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 कैंडिडेट अगर उतर जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी बहुमत का आंकड़ा लाने, इससे कोई दो राय नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि उनको इस बात को लेकर चिंतन है, परेशानी है, चिंतित है कि कहीं एकजुट ना हो जाए और 1-to-1 कंटेस्ट ना हो जाए। जी संजय सिंह सर, 2019 का जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो एक नैरेटिव बहुत जोर शोर से चला था, क्योंकि तब भी मैं अड्डा करता ही था, मतलब अब तो बहुत लंबा समय हो गया मुझे इस तरह डिस्कशन करते हुए, और पॉलिटिक्स तो मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तब लोगों ने गडकरी जी का नाम उछालना शुरू कर दिया था और ये कहा था कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि 150-200 सीटें ही आ पाई तो गडकरी जी के नाम पर जुटाया जा सकता है बहुमत, और बहुत स्ट्रांग नैरेटिव से बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन परिणाम उसके बहुत उलट आए। खैर ये किसी का व्यू हो सकता है, मैं तो सवाल के संदर्भ के में जिससे पूछा था। ये जो इस समय एक कोशिश हो रही है उसमें पवार जी की एक अलग अपनी भूमिका है, वो बीआरएस जो तेलंगाना वाले उनकी अपनी अलग एक भूमिका है, उड़ीसा की भी अपनी एक भूमिका है, वाईएसआर की भी एक भूमिका है। आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा खेल अभी शुरू हुआ है, जिसमें कि अब ममता केजरीवाल जी और अखिलेश जी कम से कम मुलाकात तो हुई? देखिए नीरज जी, इसमें कई पहलू हैं। एक बात आशुतोष जी ने कही, उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे बड़ा पहलू है कि इस बार ये घूम कौन रहे हैं, ये सारे विपक्षी दलों को एक साथ कर लो। जहां कांग्रेस का जिन लोग से कोई बातचीत नहीं हो रही है उनसे बातचीत कौन करेगा, तो नीतीश जी आगे आ रहे हैं। नीतीश जी अपने साथ किसको लेकर के जा रहे हैं? तेजस्वी यादव। जब नीतीश जी की राजनीति पहले समझ, नीतीश जी की राजनीति ये है कि नीतीश जी बिहार में ही खुद सक्षम नहीं है, किसी न किसी कंधे पे सवार होते हैं। काफी समय मतलब बीजेपी ने उनको काफी पैम्पर किया। आज की जो हालत है, कभी आरजेडी ने उनको पैम्पर किया, फिर से आरजेडी उनको पैम्पर करी, और उससे ज्यादा वो आरजेडी को पैम्पर कर। नीतीश कुमार जब लड़े थे मोदी के खिलाफ, उन्हें 2 सीटें आई थी 2014 में, याद रखिएगा। इस बार 7 पार्टियों का गठबंधन है। नीतीश जी प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं, तो 7 पार्टियां बिहार में एज इट इज एज ऑफ नाउ, मतलब महागठबंधन जो होगा है, तो नीतीश जी कितने सीट लड़ेंगे और नीतीश जी की क्या भागीदारी होगी, क्या वो 7 सीट 40 में से 7 में नीतीश जी के हिस्से में कितनी आएगी, सबके सब भी जीत जाएंगे तो वो क्या मतलब प्रधानमंत्री हो पाएंगे? ये देवेगौड़ा और आई गुजराल वाला भी नंबर उनके पास नहीं रहेगा, पहली बात। तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका किसी कारण से मोदी के साथ एक मतभेद है। इस समय वो साथ भी थे जेडीयू और बीजेपी, तब भी आपने कोई एक ऐसा दृश्य मुझे दिखा दीजिए जिस समय वो बिहार के इश्यूज को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के पास आए हों। विपक्षी दल के तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं या मोदी के साथ बात करते हैं और उसके बाद तमाम तरह की बातें उस समय कम से कम सार्थक बात होती है। ममता बनर्जी भी ऐसा करती है। नीतीश जी अपने अस्तित्व के लिए, जो अमर सिंह कभी कहा करते थे खर्चा चर्चा पर्चा, वो नीतीश जी अपना वो काम कर रहे हैं कि चलिए किसी तरह वो कहीं रेलिवेंट है। बच गई बात कि वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, तो मुख्यमंत्री आज नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता था, तो खैर उनकी वो इच्छा है। दूसरी बात, तो नीतीश जी का आज पिक्चर जरा टर्न अराउंड कीजिए 2019 में। 2019 में सबसे ज्यादा एक और प्रदेश के, जैसे नीतीश जी अभी सभी विपक्षी दल को एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे जोड़ रहे हैं, उस समय कौन जोड़ रहे थे? उस समय के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के उस चीज को वो जोड़ रहे थे जो अभी कहा गया कि वो पहले एनडीए के संयोजक भी रहे। उनका क्या हश्र हुआ? आंध्र प्रदेश में अपना चुनाव पूरी तरह हार गए। आज के डेट में उन्हें कोई याद भी नहीं कर रहा विपक्षी एकता या किसी और एकता के बारे में वो कहाँ गए। 2018-19 का एक और फिल्म याद कीजिए, यही जहां कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, जिस समय जेडीएस के कुमारस्वामी को शपथ लेना था, तो सारी पार्टियां 18-19 पार्टियां एक साथ हाथ उठाई थी। उसके बाद बंगाल में कलकत्ता में जाकर के सारी पार्टियां एक साथ हाथ उठाई थी। उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता है। जहां तक उसका जो इम्पैक्ट होता है, जी कह रहे थे कि 77 का एक दृश्य उठा लीजिए और 1989 का दृश्य उठा लीजिए। 77 में ममता बनर्जी भी जयप्रकाश नारायण का जिक्र कर रही थी। हम सोच सकते हैं, लेकिन सोचने में कोई वो नहीं है कि मोदी इस देश में उनके खिलाफ बहुत बड़ी एक लहर है, बोलने नहीं दिया जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लोग प्रताड़ित हैं, सीबीआई ईडी के केसेस हो रहे हैं। लेकिन मत भूलिए कि मोदी के प्रति सकारात्मक भाव भी ये जनता में बहुत बहुत बड़ा वर्ग है, जिसने पहले 282 दिया, फिर 313 दिया और बाकी कई प्रदेशों में वापस लेकर के आए। वो एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है। तो मेरे हिसाब से मोदी डिक्लाइन पे नहीं है। भले यहाँ मतलब मीडिया में चाहे जो चर्चा हो जाए, वो चर्चा एक अलग की बात है,
77 में एक चीज और हुई थी जिसके कारण बहुत सारे लिबरलिस्ट सेकुलरिस्ट जयप्रकाश नारायण का जिक्र हुआ। उसी जयप्रकाश नारायण को वो गाली देते हैं कि जनसंघ को वो जनता पार्टी में शामिल करवाए। तो उसके बाद क्या हुआ वो एक अलग बात है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो एक पोल पोजीशन किसी भी विपक्ष के खिलाफ, पक्ष या विपक्ष के खिलाफ तैयार होता है। 89 में वीपी सिंह का वो जो दौर आया था, उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मैं देख रहा था कि किस तरह का वो दो चीजों पे आधारित था, एक मंडल और दूसरा बोफोर्स। सर अगर राहुल गांधी या तमाम विपक्षी दल सोचते हैं कि वो कोई मतलब अडानी इशू या आपका कोई पेगासस इशू या राफेल जिसको लेकर के 2019 में चुनाव में गए थे वो कोई इशू बनेगा, तो गुड लक फॉर देम। दूसरी चीज ये है कि आप अगर ये पूरी कवायद देख लेंगे तो ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में पिछला चुनाव लड़ चुकी। ममता बनर्जी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आई वापस जीत करके, लेकिन साथ बीजेपी का भी वहां पे काफी ग्राफ बढ़ा, इसको मत भूलिए। आज के डेट में वहां प्रमुख विपक्षी दल जो है वो बीजेपी है और कांग्रेस 0 पे गई और लेफ्ट का भी मतलब वो सिमट करके रह गई। अभी त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों साथ लगे। जी संजय जी, कर्नाटक में सर इसमें संजय सर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो एक सेकंड नीरज जी, आप देखिए मजबूत कहाँ है। जैसे टीआरएस वो घनघोर एंटी कांग्रेस है, टीआरएस अपने ही डाउन स्ट्राइक पे है। जगन मोहन रेड्डी स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, जगन मोहन रेड्डी इसकी बात नहीं कर रहे। उड़ीसा में नवीन पटनायक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, वो इसकी बात नहीं कर रहे। एक डीएमके को अगर आप छोड़ दीजिए तो कोई भी विपक्षी एकता वाला जो दल है उसमें कोई ऐसा नहीं है। और दूसरा चीज है कांग्रेस एक सिमटती हुई पार्टी है, वो पोल पोजीशन पे खड़ी नहीं हो सकती। ये अगर अरविंद केजरीवाल जी संजय सर ये वाला सवाल जो है ना, ये इसीलिए हमने 2 ऑप्शन शुरू में रखे थे कि ये किस प्रकार का संगठन बनने की तैयारी है। अगर ये थ्योरी मान लीजिए है कि जो जहाँ स्ट्रांग है, ममता जी बंगाल में, जगन जी आंध्रा में, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में, तो जहाँ कांग्रेस अपने को मानती है, विपक्षी दल मानते हैं कांग्रेस जहाँ मजबूत है, उत्तर प्रदेश में तो खैर है ही नहीं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या हिमाचल गुजरात में, अगर इनमें ही खाली वो लड़ेगी तो उसको मौजूदा सीट से ज़्यादा थोड़ी मिलेंगी। अगर हम गणितीय प्रायिकता में जाएं तो उसका क्या लाभ है ये संगठन बनवा के, उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। इसका जवाब राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन हम तो आप लोगों को इसलिए सब समझना चाहते हैं कि इसमें एक बड़े प्लेयर हैं। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। रामकृपाल जी, ये पवार साहब का गेम प्लान क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं? नीरज जी, पवार को मैं एक प्रैक्टिकल मानता हूं। जो उन्होंने बात कही है हाँ। उसमें बहुत दूर तक नहीं जाता हूं। और पवार जी जो हैं वो निश्चित तौर पर काफी लंबी पारी उन्होंने खेली है। और देखिए वो भविष्य में एक बीजेपी की तरफ जाएंगे, फलाना की तरफ जाएंगे, आज उन्होंने किया, मैं उस पर नहीं। मैं 2 बातें कहता हूं। एक बात बार बार ये कही जाती है कि विपक्षी एकता की गाड़ी जब जब इकट्ठा हुई है वो चली है, लेकिन वो चल करके आगे अपने गंतव्य पर पहुंची कि नहीं, इसका कोई नहीं लेता। 77, 89 और उसके बाद जितना भी है, जैसा कि हमारे अभी मित्र कह रहे थे कि पूरे आजाद हिंदुस्तान में 6 प्रधानमंत्री गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी हुए, 6.5 साल चले हैं टोटल। केवल मोरारजी देसाई रहे जिन्होंने 2.5 साल पूरा किया। बाकी जिस देवगौड़ा की आप बात कर रहे थे उससे प्रेरणा ले रहे हैं। 11 महीने, गुजराल 11 महीने, पीपी सिंह 11 महीने। तो मेरा ये कहना है कि और जो लोग 77 की तुलना 2023 से या 24 से कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं 1977 का जो पोल था वो एक रेफरेंडम था। जयप्रकाश नारायण विरोध इंदिरा गांधी। और मैं फिर आज कहता हूं कि 2014 का भी सारी ताकतें इकट्ठा हो गई थी कि मोदी को कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी एक जन्म संग्रह था। और अभी जैसा आसू जी ने कहा कि केजरीवाल तो दिल्ली में मजबूत हैं, फिर सारी सीटें बीजेपी की क्यों चली जाती हैं? कर्नाटक में कांग्रेस बड़ी मजबूत रहती है, काहे चली जाती हैं? राजस्थान में गहलोत जी हैं, बड़े मजबूत थे, सारी सीटें बीजेपी को आ जाती हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि देखिए 77 में आप देखिए कि पूर्वा चल रहा था, पछुआ चल रहा था। पूरी जनता में इमरजेंसी को खिलाफ लेकर के विद्रोह था। और ये बात इंदिरा गांधी खुद जानती थी। इलेक्शन से पहले एक बनारस में गई थी, बड़ी रैली थी,
जिसमें उनके लोगों ने कहा कि देखिए देखिए क्या रैली है। तो इंदिरा जी ने कहा था कि बरुआ जी से कि ये लोग मुझे देखने आए हैं, वोट नहीं देंगे। आज क्या वो 77 का माहौल है? क्या मोदी के खिलाफ जनता में ऐसी बगावत की स्थिति है? जो लोग ये कह रहे हैं कि नेताओं के मिलने से वोट नहीं मिला करते, देखिए मैंने तो 14 में भी नहीं मिले, 17 में भी नहीं मिले, 19 में भी नहीं मिले, 22 में भी नहीं मिले। मैं इतिहास की बात नहीं, मैं आज की बात करता हूं। अतीत की विशेषता इसी में है, वो वर्तमान को जन्म दे और नष्ट हो जाए। एक बड़े लेफ्टिस्ट फिलोसफर ने कहा है। अभी तत्काल का देखिए ना, पिछले 10 साल में क्या हो रहा है, और सन 77 में आप चले जाइए। चूंकि 10 साल का लॉजिक जब हम नहीं दे सकते हैं, सबके सामने है। मैं खुद इस बात को 2022 के यूपी इलेक्शन में तमाम ये पंडित लोग कह रहे थे कि किसी पर योगी नहीं जीतेंगे। रामकृपाल सर, ये बात हमारी इस तरह की चर्चाओं में हमेशा खारिज कर दी जाती है कि चेहरा बहुत महत्वपूर्ण। अभी मैं जैसे सवाल पूछूंगा तो खैर आप लोग तो पत्रकार, अगर कोई नेता होता तुरंत कहता 2004 में क्या हुआ था, आपने देखा था, शाइनिंग इंडिया था, फ्लॉप हो गया, कोई चेहरा नहीं था। चेहरा नहीं था तो अभी जो रामकृपाल जी कंक्लूजन दे रहे थे कि दिल्ली में क्यों केजरीवाल जी हारते हैं, राजस्थान में क्यों गहलोत जी हारते हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों भूपेश बघेल हारते हैं, और सारी की सारी सीटें बीजेपी, चेहरे भी तो जीत रहे हैं। अमिताभ तिवारी जी, क्या इस चुनाव में जो परिदृश्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे सारा विपक्ष एक तरफ, कोई भी ऑप्शन चुने, 1-on-1 का दोनों फार्मूले में कोई भी लगा लो आप, तो एक तरफ वो पूरी टीम है और एक तरफ वो टीम कांग्रेस कह लो या टीम जो भी कह लो, और एक तरफ बीजेपी है जिसमें मोदी जी का चेहरा है। चेहरे पे लड़ाई होगी फिर तो। अब बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम तो ये नैरेटिव बनाएं कि देखिए सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिलकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ फिर खेल चेहरे पे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल आएगा। देखिए पॉलिटिक्स भी इवॉल्व हो रही है देश की। अभी 2004 की बात तो है नहीं, इलेक्शंस जो हैं वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल हो रहे हैं। और एक्सेस माई इंडिया या CSD, किसी का भी सर्वे उठा ले, एक्सेस माई इंडिया के अनुसार 37% लोग प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो अगर विपक्ष का प्राइम मिनिस्टेरियल चेहरा है ही नहीं, मान लेते हैं अगर वो चेहरा नहीं लेके आ पाते हैं, तो ये 37% लोग जो हैं विपक्ष का टारगेट वोटर हो ही नहीं सकते, नंबर 1। दूसरी बात, बीजेपी को जो वोट पड़े उसमें से ये CSDS का आंकड़ा है, 1 out of 3 वोटर वुड नॉट हैव वोटेड फॉर बीजेपी, यानी बीजेपी को वोट उसने नहीं किया होता अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर चेहरा नहीं होते। यानी 8.5 करोड़ वोट बीजेपी को मोदी फैक्टर के ऊपर पड़े हैं, 8.5 करोड़ वोट। और यूपीए और एनडीए के बीच में जो डिफरेंस है वो 11 करोड़ वोट का है। यानी 70% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी इज द मोदी फैक्टर। तो चेहरा बहुत बड़ा फैक्टर है। विधानसभा चुनाव में जरूर चेहरे की अहमियत कम है, वहां भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर चेहरा उभर के रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कांग्रेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी कुछ देर पहले। कांग्रेस 260 सीटों पे नंबर 1 नंबर 2 थी। कांग्रेस को इस पूरे अलायंस से कुछ खास फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पे कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें क्षेत्रीय दलों का कोई रोल नहीं है। क्षेत्रीय दल इसमें एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं ट्रांसफर करा सकते, क्योंकि क्षेत्रीय दल वहां पे है ही नहीं। और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में भी 2 या 3% वोट शेयर पे बैठी है। तो अगर एक अलायंस होता है समाजवादी पार्टी के साथ, तो 2 या 3% वोट उनको ट्रांसफर करती है। तो कांग्रेस के लिए एक ये बहुत बड़ा डाइकोटॉमी है, डिलेमा है। क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस की जो वीकनेस है, वो सिर्फ कांग्रेस को जो कमजोर बनाया गया है या कमजोर हुई है कांग्रेस, वो भाजपा ने नहीं बनाया, सिर्फ क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को कमजोर बनाया है। माइनॉरिटी, दलित, ओबीसी वोट क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से लिया है। ये दूसरी डाइकोटॉमी है। और तीसरी अगर बात करें, पूरे जो आप एक दूसरा जो 1-to-1 की बात कर रहे हैं, यानी जो जहां मजबूत है वो लड़े,
वो ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप पूरे देश का परिवेश अगर समझेंगे, 190 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी का कॉन्टेस्ट है, यानी बीजेपी और कांग्रेस नंबर 1 नंबर 2 है। इन राज्यों में रीजनल पार्टीज का बहुत कम रोल है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। 185 सीटों पे बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का कॉन्टेस्ट है। बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, यहां पे समहाउ कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी कमजोर है। 70 सीटों पे कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का कॉन्टेस्ट है। 20 सीटें तो केरला में, यहां पे तो कोई अलायंस नहीं हो सकता। 100 सीटों पे क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों का कॉन्टेस्ट है, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस रेस में ही नहीं है। तो ये सारा परिवेश है। इसके हिसाब से ऑलरेडी मैं तो कहूंगा ऑपोजिशन मजबूत जहां पे है वहां पे लार्जली लड़ेगी। ऑपोजिशन को फोकस रोड मैप, विजन और ब्लूप्रिंट के ऊपर करना है, ना कि फोटो ऑप और एक ऑपोजिशन यूनाइटेड ऑप्टिक्स के लिए। और जनता दल सेकुलर का एग्जांपल दिया था आशुतोष जी ने। जनता दल सेकुलर का अलायंस था कांग्रेस के साथ कर्नाटक में, तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया कि जनता दल सेकुलर या कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जी, तो इसमें अमिताभ जी एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आशुतोष जी और संजय जी आपके पास होंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें कांग्रेस से मैंने एक बार पूछा भी था इसी शो में कि आप ये सवाल अपने उन सहयोगी दलों से जिनके लिए आप बिल्कुल पीछे पड़े हो कि कुछ भी कर लो साहब, उनसे ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हैं ममता जी से कि ममता जी आप ये मुझसे चाहती हैं कि बंगाल में तो मैं सब आपको दे दूं, आप मेरे को बंगाल से बाहर क्या दे सकती है ये बताइए। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में टीएमसी एक वोट दे सकती है क्या? तो सारा सेक्रीफाइस कांग्रेस क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कि मेरे को कुछ भी करो, मेरी एक आंख फोड़ दो लेकिन पड़ोसियों की 2 फोड़ना है। ये फार्मूला चल रहा है क्या? कांग्रेस विल बी द लूजर कि उसको कुछ नहीं देना है। जैसा अखिलेश जी अड़े हुए हैं कि जहां जो ताकतवर वही लड़ेगा, कांग्रेस बाहर। तो भैया कांग्रेस फिर कहाँ ताकतवर है जहां वो अकेले लड़े? ये सवाल का जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद लौट के आते तुरंत। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये आईटीडीसी मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को के इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है। और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था। स्वागत एक बार फिर से आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं विपक्षी एकता के लिए जो नए प्रयास नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। 2019 में प्रमुख दलों ने जो इस समय एका की कोशिश कर रहे हैं उसमें कौन कौन से लोग, कितनी सीटें थी? कांग्रेस की 52 सीटें थी,
19.5% वोट था। जेडीयू की 16 सीटें थी, 22-23% करीब वोट था। आरजेडी की 0 सीट थी लेकिन 12% वोट था। सीपीएम और सीपीआई ने मिलकर 5 सीटें जीती थी और वोट परसेंट करीब 2.5 था। डीएमके ने 24 जीती थी और 2.5% वोट था नेशनल पर्सपेक्टिव में, और टीएमसी ने 22 सीटें जीती और 4%। कुल जमा बनता है करीब 63% वोट और 119 सीटें मात्र। आशुतोष जी, नीतीश बाबू क्या करना चाहते हैं? वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या पर्सनल खुंदक इसलिए मैं मोदी जी को हराना मैं इसलिए त्याग कर रहा हूँ? नहीं, किस नेता के अंदर ये खुंदक नहीं है कि वो दूसरे को नहीं हराना चाहता? नहीं आप मुझे बता दीजिए। नहीं, वो अखिलेश यादव को नहीं हराना चाहती है। अखिलेश यादव, देखिए सर, यादव जी स्वार्थ लाख कराएं सब प्रीति, फिर वो कोई कुछ नहीं करता। क्या उनका क्या है? उनका राजनीति का, आप लोगों में से मुझे राजनीति का अनुभव है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, आपको दोनों साइड का है। अपने अलावा बाकी सबको आदमी हराना चाहता है, इसलिए इस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं एक बात क्या कहना चाहता हूँ, देखिए, उत्तर भारत का नैरेटिव देश का नैरेटिव नहीं हो सकता। दुर्भाग्य की बात यह कि हम सब लोग उत्तर भारत से आते हैं और हम लोग उत्तर भारत के नैरेटिव को पूरे देश का नैरेटिव गढ़ देते हैं। लोग बड़े प्यार से कह देते हैं 1970 देखिए इंदिरा गांधी तो साफ हो गई थी। इंदिरा गांधी साफ हुई थी 1977 में सिर्फ उत्तर भारत में, पूरा दक्षिण भारत मजबूती के साथ खड़ा था और 100% वोट उनको मिले थे, 100 सीटें भी मिली थी 100%। ठीक है। दूसरी बात जो हम भूल जाते हैं वो ये कि उस 77 में भी इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बुरी हालत में भी 35% वोट मिला था, 35%। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की एक चीज में मैं बहुत तारीफ करता हूं, जबरदस्त तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं और लोगों को वही विश्वास दिला देते हैं जो वो लोगों से विश्वास दिलाना चाहते हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी जी की तमाम भयानक आंधी तूफान लोकप्रियता के बावजूद सिर्फ 31% वोट मिला था और 2019 में 37% वोट मिला था। और कांग्रेस पार्टी जब अपने उरूज पर थी तो कभी भी उसका वोट शेयर, जब उसको बहुमत का आंकड़ा मिला तो 43% के नीचे नहीं आया। इसका मतलब यह कि आज भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों की पार्टी, कर्नाटक को जोड़कर। तो एक बार डेटा होगा वो बताइए, जब राजीव गांधी ने 400 सीटों से ज्यादा जीती, कितने परसेंट वोट था उनका? एक मिनट 35% के ऊपर ही था। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी कभी भी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता से ज्यादा नहीं थी। उड़ीसा में, बिहार के इलाके में भी अगर आप चले जाइए तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, 23% वोट उसको मिला था, 24% वोट मिला था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी आज की तारीख में 1/4 पार्टी है। तेलंगाना में कहां है, आंध्र प्रदेश में कहां है, तमिलनाडु में कहां है, केरला में कहां है और पंजाब में कहां है। तो ये जब हम कहते हैं कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी भयानक पार्टी, जबरदस्त पार्टी है, भयानक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर 37% पे क्यों टिकी हुई है? उसका वोट शेयर तो 47% होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की हमारी समझ पूरे देश की समझ नहीं हो सकती और हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम उत्तर प्रदेश की समझ को पूरे देश की गलती मान बैठते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार जो है आज की तारीख में वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जो भी बात कह लीजिए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का एहसास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार अगर आ गए और भारतीय जनता पार्टी के मोदी के तीसरी बार आ गए तो बहुत सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी और आधे से ज्यादा नेता जेल के अंदर होंगे। ये जो मैं आपके चुनाव में, आपके डिबेट में पहले भी कर चुका हूं, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन नहीं है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। तो मतलब ऐसा नीतीश जी पीएम बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्या? आप इशारे में कह रहे हैं नीतीश जी अपनी राजनीति को बचाने के लिए। अरे बचेगा, वो कह रहे हैं आखिरी चुनाव मेरा हो चुका है, पिछली बार लड़ चुके हैं, अब क्या लड़ेंगे? वो कितनी बार लड़ेंगे? अगर कोई ये सोचता है कि देखिए, बहुत सारे लोगों के ये मुगालता हो जाता है कि देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। हकीकत ये कि जो 1966 में जब देवगौड़ा को ज्योति बसु ने बंग भवन में बुलाया और उनसे कहा कि आप प्रधानमंत्री पद के, आप प्रधानमंत्री बनिए, आपके नाम पे कंसेंसस है, देवगौड़ा कुर्सी से उठे, ज्योति बसु के चरणों में गिरे, बोले महाराज आप क्यों मेरा राजनीति खत्म करना चाहते हैं? ये देवगौड़ा के शब्द थे। तो फिर ज्योति बसु ने देवगौड़ा को समझाया कि आप ही प्रधानमंत्री बनिए और आप ही को बनना चाहिए। तो ऐसा नहीं था। देवगौड़ा मोमेंट जो है वो नीतीश कुमार का मोमेंट है। नीतीश कुमार और देवगौड़ा की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। तो मैं जो एक बात कहना चाहता हूं
कि ये जो बहुत ही एग्जरेटेड भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही एग्जरेटेड प्रोपेगेंडा करते हैं कि मोदी जी से बड़ा कोई नहीं, और इतने बड़े तो 37% क्यों टिके हुए भाई, 47% वोट लेके क्यों नहीं आते? हाँ नहीं, ये पॉइंट आपका बढ़िया। अगले चुनाव के बाद हम लोग एक बार 10 सेकंड और लूंगा। जी बलराज मधोक ने अपनी किताब में लिखा हुआ, आप उस किताब को पढ़िए, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की कमान गई, तब तक जनसंघ भारतीय जनता पार्टी डूबी है, कभी उभरी नहीं है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कितना बड़ा नेता लोग मानते थे, ये तो उनसे बड़ा नेता ही नहीं पैदा हुआ। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि इतिहास को ऑब्जेक्टिव होकर समझना। एग्जैक्टली सर, आशुतोष सर, मैं आपकी ही बात को एकदम सत्य मानते हुए, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर भारत का जो नैरेटिव है, इसको आप पूरे देश में फिट करने की जो कोशिश करते हैं सेफोलॉजिस्ट लोग, ये ठीक नहीं है। और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इंदिरा गांधी वाला, कि जब वो हारी थी तो साउथ में वो नहीं हारी थी, केवल नॉर्थ में हारी थी। अगर इसी को हम आज के परिप्रेक्ष्य में उल्टा करके लगा दें कि मोदी जी साउथ में पूरी तरीके से सफाया हो जाए, कर्नाटक भी हार जाएंगे, सब जो भी 22-24 सब हार जाएंगे, बट इधर और बढ़ा लेंगे थोड़ा, यूपी में 80 ले आएंगे, क्यों नहीं हो सकता? ये नॉर्थ के दम पे तो उनकी सरकार अभी भी चल रही है, आगे भी चल सकती है। संजय जी, ये अभी रुकेगा, आप मुस्कुराइए पहले। संजय जी आप ही का नैरेटिव मैंने उल्टा इधर लगा दिया कि भाई चलो साउथ में हरा दो सब मोदी जी को, नॉर्थ में पूरी तरह जिता दो। 1989 में कांग्रेस के पास 40% वोट शेयर था। अच्छा रुको सर, हाँ कितना था? कांग्रेस को 40% वोट शेयर। और अभी कितना है बीजेपी का? 19 में कितना जीत दे के आए हैं? 37% वोट शेयर तो है। कितना बहुत फर्क है सर, उनकी 400 से ज्यादा सीटें थी, यहाँ तो 303 है। अरे यहाँ 1% में तो आप हिमाचल पे पूछ लीजिए क्या हुआ, बीजेपी कितने तो सर अब ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, अब 2 से 303 पहुंच गए, इसमें आपको संतोष नहीं है? वो एक झटके में 400 जीते तब मानेंगे आप? यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि राजीव गांधी 40% वोट लेने के बाद भी देश के लोकप्रिय नेता नहीं है। नहीं सर, ये स्टेटमेंट ऑफ कन्वीनियंस है। राहुल माफ कीजिएगा, राजीव गांधी जिस परिस्थिति में चुनाव लड़े थे वो बहुत डिफरेंट थी। खैर नहीं, वो उधर नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। रुको एक मिनट, संजय जी, ये जो विश्लेषण हम लोगों ने किया, मेरा सवाल यहां पे ये है कि जो परिस्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सवाल मैं सबसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ सारे लोग हैं, एक तरफ अकेले मोदी जी हैं, और चेहरा माने माने वो आएगा, उसी के दम पे चुनाव लड़ा जाएगा, वो उनका ट्रम्प कार्ड है मोदी जी का, वो क्यों नहीं लड़ेंगे उस पर बीजेपी वाले? तो क्या ये 24 में यही एक थीम बनने वाली? क्या मुझे तो लगता है यही थीम। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी मैं ताज़ा घटनाक्रम बता दूं आपको, अभी आज योगी जी शामली में थे, उन्होंने कहा ना प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्या ऐसा कुछ जुमला किया, कोई दंगा सब चंगा सी, यानी उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन, पार्षदों के चुनाव को कानून व्यवस्था पे खड़ा कर दिया। अभी उसके दाएं में कोई जा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने काउंटर में 2-2 गाने बना डाले, चल रहे हैं वहां पे, म्यूजिक चल रहा है, वो कन्हैया मित्तल की धुन चुरा के उस पर दोनों पार्टियों ने गाने बना डाले हैं। तो एजेंडा सेट कर दिया उन्होंने। तो ये एजेंडा क्यों नहीं सेट होगा कि एक तरफ सारे भ्रष्टाचारी, एक तरफ मोदी जी? ये होगा कि नहीं 24 में विपक्षी एकता? क्या है नीरज जी कि कई बार मतलब आशुतोष जी का दोनों ही तरह से मेरा सम्मान है, व्यक्तिगत तौर पे, पान के तौर पे, और आशुतोष जी ने स्वयं कहा कि वो राजनीति में भी अंदर जाकर देख चुके हैं कि कैसा है, से कितने समय से तो नहीं, आज भी अपना वो बहुत सारा पक्ष रखते हैं। लेकिन एक बात है कि कई बार इतिहास का इंटरप्रिटेशन हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, इतिहास के वो फैक्ट्स को हम अपने हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ध्यान होगा, बीजेपी जब 2014 में जीती थी और जिस दिन वो नतीजे आ रहे थे, मुझे याद है मैं एक टेलीविजन के स्टूडियो में बैठा हुआ एक पैनल में शामिल था, एक प्रोमिनेंट चैनल, उसका नाम अभी लेना ठीक नहीं है। वहाँ बहुत बड़े देश के जाने माने जो नामचीन वो विद्वान होते हैं, उसमें से एक विद्वान मेरे बगल में बैठे थे, और उन्होंने हमें कहा कि आंधी कह रहे हैं, अभी 200 के आसपास पहुंचे, आंधी तो तब मैं मानूं जबकि वो अपने दम पे बहुमत में आ जाए, तब मैं आंधी मानूंगा, और जब तक बहुमत आया तब तक उठ करके चले गए। मतलब ये मैं आपको एक हकीकत बयां कर रहा हूं। जब 14 के नतीजे आ गए, तब एक बड़ा सारा नैरेटिव चलाया गया कि ये कोई चुनाव है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उसमें तो कोई ही पैसे हो जाता है, चुनाव तो तब हो जब 50% का चुनाव लड़ा। फिर पिछला चुनाव आया,
पिछला चुनाव आया है तो यूपी में 50%, कई जगह 50% पार कर गए, क्योंकि वो सपा बसपा साथ में थी, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं था। इससे पहले मतलब कांग्रेस और सपा और पता नहीं आरएलडी वो सब मिल करके लड़े थे। तो एक जो नैरेटिव को मान लीजिए बीजेपी पिछले बार 37.45% अपने दम पे वोट लेकर के आई थी, और अगर अलाइज का वोट मिला दीजिएगा, जो उनके प्रीपोल अलाइज हैं, तो उनका वोट मिला करके 40% के पार हो जाएगा। इस राजीव गांधी के 400 सीटों का, 400 प्लस सीटों का उल्लेख किया जा रहा है। उस समय कांग्रेस अकेले दम पे एक लहर में जीत करके आई थी। बहरहाल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के उसमें जाए, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने दम पे निकला है, अपने पिता के नाम पे नहीं निकला, अपनी माता के नाम पे नहीं निकला है, अपने काम के बदौलत राजमधोक तो जो है वो फेल कर गया ना। राजमधोक अटल आडवाणी के आगे पार्टी निकल गई, उससे काफी ज्यादा बड़ी पार्टी हो गई। मतलब तो ये कई बार इतिहास का इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, और हर बार इतिहास में जो हुआ है, जो पूर्व में हुआ वो अभी वर्तमान में नहीं होगा, और भारत भी बदल रहा है। ये जिस समय के इतिहास का उल्लेख किया जा रहा है, जी उस सर। समय देश में एक गठबंधन का दौर था, राज्य सरकारें भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट टूटा हुआ, खंडित वो है, त्रिशंकु जी संजय सर, स्टेट समेटना में चाहूंगा मैं। सेंटर में मजबूती से वोटर मजबूत सरकार को वोट दे रहा है। आशुतोष जी उंगली उठा रहे, 10 सेकंड से मैं गिनती गिन रहा हूं, आप बोलिए जल्दी। 10 नहीं, मुझे लगता है ये कब तक हम लोग इस बात को सुनेंगे कि भाई कि नरेंद्र मोदी जी अकेले निकले थे। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री सब मानता है ना उनको। ये जो विक्टिम ऑफ प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बार-बार कहा जाता है कि मोदी जी की आलोचना क्यों होती है। अरे भाई, इंदिरा गांधी थी, सब उनके खिलाफ थे, और इंदिरा गांधी कहती थी मैं कहता हूं गरीबी हटाओ, और वो सर समय खत्म हो गया सर, समय एकदम समाप्त हो गया है। मैं दोनों मेहमानों से क्षमा चाह रहा हूं। मैं अभी तो चूंकि मामला शुरू ही हुआ, अभी इस पे गर्मा गर्म चर्चा जो होगी आशुतोष जी और संजय जी के पास, लेकिन मसला सिर्फ यही है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें बहुत आगे दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। एक चीज़ मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं, हम पत्रकार, मैं अपने बारे में अपने लिए कह रहा हूं, इसलिए कोई इसको अदरवाइज ना ले, बुरा माने, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि हमको बहुत गलतफहमी होती है कि ग्राउंड रिपोर्ट मुझे पता है। जब मैं लखनऊ जाता हूँ, वहाँ लोगों से बात करता हूँ तो मेरे तोते उड़ जाते हैं कि जो हम स्टूडियो में बैठ के सोचते हैं ना, 360 डिग्री और 80 डिग्री बदल जाता है। तो इसलिए कई बार हम लोग, मैं निजी तौर पर मैं गलत असेसमेंट करता हूँ। बहरहाल किसी दिन फिर चर्चा इस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा।